नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। जब भी हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं तो एक ही तस्वीर दिमाग में आती है। वो हैट पहने, मूंछों पर ताव दिए एक नौजवान। बिल्कुल। और ये तस्वीर इतनी मशहूर है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस तस्वीर के पीछे एक दिमाग था, एक सोच थी जो लगातार बदल रही थी, विकसित हो रही थी। हाँ, और आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सफर पर रोशनी डालती है। मतलब ये कहानी उस 13 साल के लड़की की है जो गांधी जी का अंधभक्त था। और फिर उसी लड़के के 15 साल की उम्र में गांधी जी के रास्ते से हमेशा के लिए अलग हो जाने की। ये एक मतलब जबरदस्त वैचारिक यात्रा है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कौन से पल थे, कौन सी किताबें थीं जिन्होंने एक जोशीले लड़के को भारत के सबसे तेज तर्रार बौद्धिक क्रांतिकारियों में से एक बना दिया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भगत सिंह की राजनीतिक चेतना की शुरुआत हुई। 1920 का असहयोग आंदोलन। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे। जी। और कहते हैं कि गांधी जी के एक ही आह्वान पर उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। आज के जमाने में ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। हाँ, और ये दिखाता है कि उस समय गांधी जी का प्रभाव कितना गहरा था, लगभग जादुई। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक उम्मीद थे। सही बात है। हम ये समझना होगा कि भगत सिंह का जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आज़ादी की बातें सुबह शाम होती थीं। तो देशभक्ति तो मतलब खून में थी। तो जब गांधी जी ने असहयोग का नारा दिया तो भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों को लगा कि बस यही वो रास्ता है जिससे आज़ादी मिलेगी। हाँ, और ये सिर्फ कोई भावनात्मक लहर नहीं थी। लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जैसे वो तिलक स्वराज फंड का किस्सा है। बिल्कुल। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने ये फंड शुरू किया था और आज़ादी की लड़ाई के लिए दान मांगा था। और आपको पता है कितने पैसे जमा हुए? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। 1920 के दशक में ये एक मतलब अकल्पनीय रकम थी। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। ये दिखाता है कि लोगों को गांधी जी पर कितना अटूट विश्वास था। और भगत सिंह भी उसी विश्वास का हिस्सा थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो अटूट विश्वास था वो सिर्फ 2 साल में टूट गया? एक तरफ पूरा देश गांधी जी के पीछे है, 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, और फिर एक घटना होती है चौरी चौरा। हाँ। और गांधी जी पूरा आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो एक 15 साल के लड़के के लिए ये इतना बड़ा झटका क्यों था? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। गांधी जी के लिए ये हिंसा उनके सिद्धांतों के एकदम खिलाफ थी। उन्होंने इसे हिमालय जैसी भूल कहा था। जी। और आंदोलन रोक दिया। ज्यादातर बड़े नेताओं ने भी उनके फैसले को मान लिया। लेकिन भगत सिंह जैसे नौजवानों के लिए ये एक धोखा था। धोखा? हाँ। उनकी सोच ये थी कि जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, जब अंग्रेज सरकार दबाव में है, तब एक अकेली घटना की वजह से पीछे हटना एक तरह से कायरता है। मतलब उनके लिए लक्ष्य ज्यादा जरूरी था, रास्ते से भी ज्यादा। बिल्कुल सही। उन्हें लगा कि आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरी लड़ाई को ही रोक देना ये गलत है। यहीं से उनका अहिंसा के रास्ते से मोहभंग हुआ और एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। हाँ, उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ भावनाओं और नैतिक दबाव से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके लिए एक दूसरा, ज्यादा असरदार रास्ता खोजना होगा। तो गांधी जी का रास्ता छोड़ने के बाद वो लाहौर के नेशनल कॉलेज गए, जिसे लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। ऐसा लगता है कि ये कॉलेज सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं थी, बल्कि विचारों की एक प्रयोगशाला थी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रयोगशाला। यहाँ लाला लाजपत राय जैसे शिक्षकों ने उन्हें रटे रटाए जवाब नहीं दिए, बल्कि सवाल पूछना सिखाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने भगत सिंह के दिमाग को इस तरह से तैयार किया कि वो खुद सही और गलत के बीच तर्क के आधार पर फर्क कर सकें। और इस प्रयोगशाला की सबसे अहम जगह थी कॉलेज की लाइब्रेरी। एक ब्लूप्रिंट की तलाश में थे। वो पढ़ रहे थे कि कैसे 1945 में एक छोटे से एशियाई देश जापान ने विशाल रूसी साम्राज्य को हरा दिया था। जी। इसे घटना ने दुनिया भर के गुलाम देशों को ये यकीन दिलाया कि यूरोपीय ताकतें अजेय नहीं हैं, उन्हें हराया जा सकता है।
और दूसरी तरफ उसी रूस में एक और चीज हो रही थी। बिल्कुल। 1917 की समाजवादी क्रांति, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उन्होंने पढ़ा कि कैसे वहां के किसानों और मजदूरों ने एकजुट होकर सदियों पुराने जार के शासन को उखाड़ फेंका और एक ऐसी सरकार बनाई जो कहती थी कि सत्ता आम आदमी के हाथ में होगी। सही बात है। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं थी, ये सामाजिक और आर्थिक आजादी की बात थी। इन विचारों ने भगत सिंह को एक नया शब्द दिया, इंकलाब। तो अब उनके पास एक विचार था, एक सपना था, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक संगठन चाहिए। और यहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की कहानी शुरू होती है। हाँ, 1924 में इसका गठन हुआ। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े बड़े नाम थे। सब जोशीले और जान देने को तैयार। बिल्कुल। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या थी, पैसा। पैसा। कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े उद्योगपति थे जो चंदा देते थे। इन क्रांतिकारियों को कौन पैसा देता? और बिना पैसे के हथियार कहाँ से आते, पर्चे कैसे छपते? और इसी मजबूरी में काकोरी कांड हुआ, ट्रेन से सरकारी खजाना लूटना। उनका तर्क सीधा था, ये पैसा हमारा है, भारत की जनता का है, जिसे अंग्रेज हमसे लूट कर ले जा रहे हैं। तो हम अगर अपना ही पैसा वापस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे अपनी सत्ता पर सीधा हमला माना। हाँ, और उन्होंने HRA को जड़ से उखाड़ने की कसम खा ली। काकोरी कांड के बाद भयंकर गिरफ्तारियां हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान समेत कई बड़े नेताओं को फांसी दे दी गई। HRA लगभग खत्म हो गया। क्या है? लेकिन क्रांति की आग इतनी आसानी से कहां बुझती है। कुछ साल के सन्नाटे के बाद 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक गुप्त मीटिंग होती है। और यहाँ भगत सिंह की पढ़ी लिखी टोली और आजाद का अनुभव एक साथ आते हैं। एक नया संगठन जन्म लेता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। और इस नाम में सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द का जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी। अब लक्ष्य था एक ऐसा भारत बनाना जहां किसानों और मजदूरों का राज हो। ये भगत सिंह की पढ़ी हुई किताबों का सीधा असर था। पर यहाँ एक बात सोचकर हैरानी होती है, इस पूरे संगठन की टॉप लीडरशिप की उम्रें देखिए। भगत सिंह 21 के और चंद्रशेखर आजाद जो सबसे अनुभवी थे वो सिर्फ 22 के। हाँ, आज के जमाने में ये कॉलेज के छात्र होते। यही तो, ये सोचना ही मुश्किल है कि देश की आजादी का इतना बड़ा सपना कुछ लड़के देख रहे थे जिनकी उम्र 20-22 साल थी। और यही इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मतलब इस उम्र में जोश था, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था, मौत का डर नहीं था, लेकिन अनुभव की भारी कमी थी। उनके फैसले क्रांतिकारी थे, पर कभी-कभी वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते थे। और इसी जोश का सबसे बड़ा उदाहरण है सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना। पहली नजर में ये एक आतंकवादी हमला लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। जो बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे वो जानबूझकर कम ताकत वाले बनाए गए थे। जी, उन्हें असेंबली के बीच में नहीं बल्कि खाली जगह पर फेंका गया था। उनका मकसद था एक धमाका करना, एक ऐसी आवाज जो सोई हुई अंग्रेज सरकार और भारत की जनता तक पहुंचे। जैसा कि उन्होंने अपने पर्चे में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हाँ, तो एक तरह से प्रोपेगेंडा बाय डीड था, अपने काम के जरिए अपनी बात का प्रचार करना। असली रणनीति बम फेंकना नहीं थी, असली रणनीति उसके बाद शुरू हुई। बिल्कुल, वो चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे फेंके। वो जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे, पर क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी लड़ाई अब सड़क पर या जंगलों में छिपकर नहीं जीती जा सकती। उन्हें एक मंच चाहिए था जहां से उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे, और अदालत से बड़ा मंच और क्या हो सकता था। तो वो अदालत की हर सुनवाई को अपनी विचारधारा के प्रचार का एक मौका बनाना चाहते थे। और अंग्रेज सरकार उनकी इस चाल में फंस गई। उन्होंने एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बना दिया, पुरानी फाइलें खोल दी गईं और मामला पहुंच गया सॉन्डर्स हत्याकांड तक। हाँ, जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। जी, तब तक पुलिस कातिलों को पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन अब असेंबली बम कांड के बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया। और यहीं पर
कुछ अपनी ही साथियों की गद्दारी ने काम किया। ऐसे सारे के ही कुछ सदस्य सरकारी गवाह बन गए। हाँ, और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दे दी। इसी के आधार पर तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो क्या ये कहना सही होगा कि जेल जाने के बाद भगत सिंह का कद घटने की बजाय और बढ़ गया? बहुत ज्यादा। उन्होंने जेल में भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव के खिलाफ एक लंबी भूख हड़ताल की। ये हड़ताल 63 दिन चली थी। और इसी भूख हड़ताल में उनके एक साथी जतिन दास की शहादत हो गई। जी, और इस एक मौत ने पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह अब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन बन चुके थे। शायद उस वक्त गांधी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय। हाँ, कह सकते हैं। और अंग्रेज सरकार उनकी इसी लोकप्रियता से बहुत डर गई थी। उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन जैसे जैसे वो तारीख पास आ रही थी, लाहौर में हजारों की भीड़ जमा होने लगी। सरकार को डर था कि 24 तारीख को एक विद्रोह हो सकता है। एक बहुत बड़ा विद्रोह जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इसी डर की वजह से उन्होंने कानून तोड़ा और उन्हें 11 घंटे पहले 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। हाँ, और उसे पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक फांसी नहीं थी, ये क्रूरता की हद थी। पहला, सूर्यास्त के बाद फांसी देना हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ था, पर उन्होंने परवाह नहीं की। फिर जेल के नियमों को तोड़कर उनके शवों को मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि जेल की पिछली दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। और उसके बाद कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े किए गए, मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई और अधजले अवशेषों को सतलुज नदी में फेंक दिया गया। ये सुनना भी भयानक है, क्योंकि अंग्रेज सरकार उनसे इतना डरती थी कि उन्हें मरने के बाद भी सम्मान देने की हिम्मत नहीं हुई। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई समाधि बने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। ये डर था, एक 23 साल के लड़के का डर जो मरने के बाद भी उनके साम्राज्य के लिए खतरा था। बिल्कुल। भगत सिंह का सफर वाकई एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक विचार के विकसित होने की कहानी है। ये गांधी जी की उंगली पकड़कर चलने से शुरू होती है, फिर किताबों की दुनिया में अपना रास्ता खोजती है और अंत में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो जाती है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं लड़े। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां शोषण न हो, जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले। हाँ, हमें ये भी याद रखना होगा कि उस समय दुश्मन बाहरी था, अंग्रेज। आज हमारी लड़ाई समाज के अंदर की बुराइयों से है, नशा, अज्ञानता, भ्रष्टाचार। भगत सिंह का इनकलाब सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो हर तरह के अन्याय के खिलाफ था। सही कहा। उन्होंने कहा था कि क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं होता, बल्कि क्रांति विचारों की तलवार से लड़ी जाती है। उनकी छोटी सी जिंदगी इसी बात का सबूत है। और वो ये भी मानते थे कि आज़ादी मिलने के बाद असली लड़ाई शुरू होगी, जो समाज को बदलने की होगी। उनका इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था को बदलने का आह्वान था, जो आज भी अधूरा है। ये सब सुनकर एक बात मन में आती है। भगत सिंह का मानना था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ क्लर्क या कर्मचारी बनाना नहीं है, बल्कि युवाओं को इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की गहरी समझ देना है, ताकि वो जागरूक नागरिक बन सकें। जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था इस मकसद को पूरा कर पा रही है, या हम सिर्फ डिग्री और नौकरी की एक दौड़ में शामिल हैं?